एरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरह से एरीज जो है अपने शेड्स का एक ग्रुप बना के वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उसकी माँ हेरा ने उसको लोकेशन दी थी कि उसके बेटा वहाँ पे एक बहुत बड़े खतरे के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वहाँ पे एरीज अपनी टीम को लेके पहुँचता है तो वहाँ पे दरअसल उसका बेटा अलेक्जेंडर नहीं बल्कि उसका सदियों पुराना बेटा जिसका नाम केनोस था वो वहाँ पे मौजूद होता है। और वो हेरा के कहने के ऊपर ही यहाँ पे आज आया था ताकि एरीज गॉड ऑफ वॉर को मार के उसकी जगह ले सके, क्योंकि हेरा जो है वो अपने बेटे एरीज से अब तंग आ चुकी है क्योंकि वो हमेशा उसके खिलाफ ही खड़ा हो रहा होता है। और इसी तरह हमने देखा था कि यहाँ पे केनोस अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और वहाँ पे दर्जनों बॉडीज को जिंदा कर देता है, जिसकी वजह से वो एक ज़ॉम्बी की तरह एरीज के ऊपर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देती हैं। वहीं पे एरीज अपने लोगों को बचाने के लिए कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, जितनी देर हो सकेगा मैं उनको यहाँ पे रोकने की कोशिश करूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि एरीज का ग्रुप उसको छोड़ के वहाँ चले जाता है और एरीज अकेला उन सारे के सारों के बीच अकेला रह जाता है। अब आगे हम यहीं से उस जहाज़ के पास शिफ्ट होते हैं जो कि शील्ड के हेडक्वार्टर के बाहर बना हुआ था। और वो बता रहा होता है हमें यहाँ पे कि एरीज की चीखने की आवाज़ें इस पूरे के पूरे लैंडस्केप के अंदर गूंज रही थी, लेकिन ये चिल्लाना उसका दर्द के लिए नहीं था बल्कि ये चिल्लाना उसके गुस्से के लिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपने अंदर कितना गुस्सा कैसे संभाल सकता है। अगर मेरे अंदर इतना गुस्सा होता तो मेरा दिल एक ग्रेनेड की तरह अब तक फट चुका होता, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो अब तक ये सब कैसे कर रहा है और शायद मुझे कभी इस बारे में पता भी ना चल सके, क्योंकि जो टीम उसने यहाँ पे इतने ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन करी थी अब वो अपनी जानें बचाते हुए यहाँ से भाग रही है। और वहीं से वो बोलता है कि चलो जहाज़ तैयार हो चुका है निकलने के लिए, हमें चलना होगा। तो तुम लोग यहाँ पे किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और प्लीज़ मुझसे ये मत कहना। तो वो कहता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे ख्याल से हमें एरीज को यहाँ पे इस तरह से छोड़ के नहीं जाना चाहिए उस लुनाटिक चाइल्ड के साथ। मैक्स, हमें कुछ करना चाहिए उसके ऊपर। तो ट्रेविस बोलता है कि आर्केडी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक। तो मैक्स बोलता है कि देखो आर्केडी और ट्रेविस, ज़रा इस बारे में सोच के देखो, हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो हम एरीज के लिए कर सकते हैं वो ये है कि हम एरीज के लिए यहाँ पे मदद लेके पहुँचें जल्द से जल्द, उन अवेंजर्स को अलर्ट करें ताकि वो उसकी मदद के लिए आएँ। लेकिन यहाँ पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, हम एक SOS तक नहीं भेज सकते हैं उन अवेंजर्स तक। अगर हम वहाँ एरीज की मदद करने के लिए जाएंगे तो ये निश्चिंत है कि हम सब मारे जाएंगे, मतलब हम सब के सब। लेकिन अगर हम हेल्प लेके यहाँ पे आते हैं तो हो सकता है कि एरीज तब तक अपने आप को संभाल के रख सके और हम लोग फिर जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो वहाँ पे मारा भी गया तो कम से कम हम उसको बदला तो ले ही पाएंगे। और यही चीज़ उसने हमें इतने वक्त से सिखाई है कि जीत हासिल करो चाहे किसी भी कीमत के ऊपर। तो वहीं से वो आर्केडी बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो मैक्स। तो कहता है कि मैं हमेशा ही ठीक कहता हूँ और तुम लोग को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आर्केडी कहता है कि मेरे ख्याल से शायद कुछ और होता जो हम उसके लिए कर पाते, लेकिन अफसोस शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं कि उनका चौथा मेंबर बोलता है कि मैं इस जहाज़ को चाहूँ तो ऑटो पायलट पे सेट कर सकता हूँ जहाँ पे ये जाके एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर देगा। जैसे ही ये जहाज़ जैमिंग एरिया से बाहर निकल जाएगा हर किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और सब वहाँ पे वैसे ही हमारे पास पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हमारा जाना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हम यहीं पे रुक सकते हैं और एरीज की मदद कर सकते हैं और हमें मदद भी मिल जाएगी। तो वहीं पे मैक्स बोलता है कि रियली कैमरॉन, तुम्हें लगता है कि हमें ये करना चाहिए? तो कहता है कि बिल्कुल, मैं इस बारे में श्योर हूँ कि मदद ज़रूर आएगी। तो वहीं से आर्केडी बोलता है कि ठीक है फिर अब हम सोच क्या रहे हैं, हम किसी गॉड को पीछे नहीं छोड़ के जाने वाले। और इस तरह हम लोग अपनी गन्स वगैरह लोड करते हैं और वापसी फैसला करते हैं कि वो लोग एरीज को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे बल्कि उसकी मदद करने के लिए वापस जाएंगे। और इस तरह हम उस शील्ड बेस के अंदर शिफ्ट होते हैं ज़मीन से 50 मीटर नीचे, जहाँ पे केनोस ने एरीज को कैप्चर कर लिया है। उसको अजीबोगरीब जंजीरों में बांधा होता है और वहाँ पे अजीबोगरीब उसके घोड़े जैसे बच्चे और वो पूरी की पूरी खोपड़ी जैसे लोग यहाँ पे उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो वहीं से केनोस बोलता है कि थोड़ा सा मज़ा चख लो हेडीज़ का, इससे पहले कि मैं तुम्हें वहाँ पे भेज दूँ फादर। ये वही टेस्ट है जो कि इतने मिलीनिया से मैं बर्दाश्त करते हुए आ रहा हूँ, जब से आपने मुझसे गद्दारी करी थी, जब से आपने मुझे अबेंडन किया था। मैं इसी दर्द के अंदर हमेशा से जी रहा था। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे एरीज को चारों तरफ से उसके घोड़ों ने पकड़ के रखा हुआ होता है और यहाँ पे वो अपने भाषणबाजी कर रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनके घोड़ों के ऊपर फायरिंग की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि इस तरह यहाँ पे एरीज के लोग पहुँचते हैं और वो कहता है कि हेड शॉट। तो कहता है कि ठीक है लेकिन अब हमें पीछे हटना होगा। और इस तरह वहाँ पे वो चिल्लाता है कि वो सारे के सारे लोगों को फ़ौरन पकड़ा जाए कि जो लोग यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह वो घोड़े उनके पीछे लग जाते हैं
और कहता है कि मैक्स मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो कहता है कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर काम करेगा। और वहीं पे उन्होंने एक C4 सेट किया हुआ होता है जो कि ग्लेजर को गाइड कर रहा होता है। और जैसे ही वो लोग घोड़े उस लेज़र के अंदर से पार होते हैं तो वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है और उनकी खोपड़ियाँ यहाँ पे उड़ते हुए आ रही होती हैं। तो वहीं पे केनोस खड़ा होता है और कहता है, लगता है कि मैं अभी इतनी जल्दी जो है आपके लिम्स को आपके सॉकेट्स में से नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे कुछ और भी काम है जो करना होगा, तो जब तक के लिए आप यहाँ पे आराम कीजिए। और इस तरह हम देखते हैं कि केनोस यहाँ पे एरीज को जोर से मारता है और वो ज़मीन के अंदर गिर जाता है और उसका यहाँ पे सर फट जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है। एरीज के कुत्तों को ढूंढ के निकालो और उनकी खोपड़ियाँ मेरे पास लेकर आओ और हम उनके लिए एक बहुत बड़ी सी आग लगाएंगे जिसमें उनको भून के आज हम खाने वाले हैं। और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे कैमराज जो है वो इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं और यहीं से लोग शिफ्ट होते हैं वहाँ पे जहाँ पे सारे के सारे कैमराज को जो है चेक किया जा रहा होता है, मतलब जो बेसिकली इनका कमांड डेक सेंटर आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये एक शील्ड का एक्टिव बेस था किसी ज़माने में, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी होना यहाँ पे आम सी बात है। तो वहीं पर मैक्स बताता है आके कि एरीज अभी भी जिंदा है और केनोस हमारे पीछे घोड़े लगा रहा है। कहता है कि हाँ वो मैं देख ही सकता हूँ, मेरे हाथ यहाँ पे एक पुरानी किस्म की टैग लग गई है जिसको देख के हम यहीं बैठे बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स वो भी हमारे सामने हैं। उन्होंने हर तरफ अजीबोगरीब क्रीचर्स को छोड़ दिया है जो कि पेट्रोल के ऊपर निकली हुई हैं, हर एक कोने कोने को वो तलाश रहे हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि अब उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए सारी की सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि लिटरली वो यहाँ पे एक गॉड के सामने खड़े हुए हैं। तो वहीं से वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारे प्लान के ऊपर अच्छी तरीके से नज़र डाली है कि किस तरह से हमें फ्लोर के फ्लोर बीच में घुस के चलना चाहिए, लेकिन मैं वोट करना चाहूँगा आरकेडी के आइडिया के ऊपर। तो मैक्स बोलता है कि आरकेडी का आइडिया वो बिल्कुल पागलपन है, एब्सोल्युटली नॉट। तो वहीं पे वो कैमेलॉन बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आरकेडी का ही आइडिया पे हमें काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमें सोचना नहीं चाहिए बल्कि यही करना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो भी गया तो क्या हुआ, हम सब जो है एक दिन ओलंपस के अंदर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हम एरीज का साथ दे रहे हैं तो उसको हमारे लिए थोड़ी बहुत सिफारिश तो करनी ही होगी वहाँ जाके। और यहीं से हम देखते हैं कि केनोस वहाँ पे एरीज को उठा रहा होता है और कहता है कि अपनी आंखें खोलिए, हाँ अब अभी भी जंजीरों के अंदर है तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश ना कीजिए। तो कहता है कि मेरी तरफ देखिए, मैं तो सिर्फ एक ब्यूटीफुल सन हूँ आपका और कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ आपके लिए यानी गॉड ऑफ वॉर के लिए एक टेम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, इसकी डिस्ट्रक्शन को तो एडीज की फायर भी रोक नहीं सकती हैं। लेकिन अब हमारे बीच एक ट्विस्ट है, मतलब इतनी सदियों पहले जो टेम्पल मैं आपके लिए बना रहा था अब जाके मुझे पता चल रहा है, मतलब आयरनी ऑफ आयरनीज, कि वो टेम्पल तो दरअसल वो मैं अपने ही लिए बना रहा था, क्योंकि अब गॉड ऑफ वॉर तो मैं ही होने वाला हूँ। तो इतने सालों पहले जो मैंने काम शुरू करा था वो मेरा बर्बाद नहीं गया। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं फादर, मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने लिए नहीं करी हैं, बल्कि इस पूरे के पूरे बड़े एक्ट के अंदर मैंने आपके लिए भी एक फाइनल प्लेस चूज़ करके रखी है, और वो ये है कि आपकी खोपड़ी जो है वो मेरे सर का ताज बनेगी और आपकी जो बॉडी है वो मेरी विक्ट्री का खाना बनेगी जिस पे हम दावत उड़ाएंगे। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो वो मरे हुए घोड़े पड़े होते हैं केनोस के, उसके अंदर इसके बंदे छुपे हुए होते हैं यानी एरीज के, और उसमें से पीछे से एक बंदा निकल कर आता है और सीधा उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है और बोलता है कि हाँ हम जानते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कहने वाले थे। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो बंदा तो उसको गोलियों से यहाँ पे भूनना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में कि डेस्टिनी क्या है और कैसी नहीं है, इस बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो कि जब भी मैं डेस्टिनी को देखता हूँ तो उससे सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि जाके अपनी मरवाओ। और वहीं से केनोस चिल्लाता है कि वो लोग हमारी लाशों के अंदर छुपे हुए हैं, इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकलें एक एक को चुन चुन के ज़िबा कर दो, ये सारे के सारे ट्रोजन जो यहाँ पे घुसे हुए हैं उनको हमें ख़त्म करना ही होगा। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे एक और धमाका होता है और इस तरह एक एक करके सारे मेंबर्स इनके सामने आ रहे होते हैं। और कहता है वो, इसको वाकई में ऐसा लग रहा था कि कोई इतना ज़्यादा पागल होगा ट्रेविस की तरह जो उसके मरे हुए घोड़ों के अंदर छुपेगा, इतना पागल सिर्फ वही है, हम उसके बराबर के पागल नहीं है अभी। इससे मैक्स वगैरह बोलते हैं कि ठीक है अब तैयारी का वक्त खत्म हो चुका है, वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनको भूनना शुरू करो। और इस तरह दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वहाँ पे और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं जिसको ये दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। तो वहीं से वो चिल्लाता है कि आरकेडी जाओ और हमारे बड़े भाई को फ्री करवाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि आरकेडी भागते हुए आता है एरीज की तरफ और एरीज पूछता है कि तुम मोटल्स वापसी लौट आए, सुधरोगे नहीं हाँ? तो कहता है कि हाँ हमने काफ़ी टाइम इसके ऊपर सोचने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या करें, हम तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे इसको छुड़वा रहा होता है अगले पल वहाँ पे पीछे से केनोस आता है और अपना भाला उसकी खोपड़ी के अंदर घुसा देता है और इस तरह आरकेडी अपनी जान से हाथ धो बैठता है और कहता है लगता है कि अब मैं क्रिश्चियन का सैंड भी बन चुका हूँ, क्योंकि मैं तो इंसानों को मछली की तरह पकड़ रहा हूँ। तो वहीं से एरीज को ये बातें देखिए बिल्कुल गुस्सा आ चुका होता है, क्योंकि ये टीम थी जिसको उसने अपने भाइयों की तरह पाला था, उनको ट्रेन कर रहा था, उस पर अपनी मेहनत करी थी। और कहता है कि मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ, द गॉड ऑफ स्लॉटर हूँ, इवन द गॉड ऑफ मर्डर भी हूँ, लेकिन मैं कभी भी गॉड ऑफ सैडिज्म नहीं रहा हूँ। और इस तरह वहाँ पे एरीज अफसोस ना किए बगैर वहाँ पे सीधा उसके ऊपर कूदता है और कहता है कि फादर आप आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, आप मुझसे नहीं लड़ सकते हैं। और वो अपना भाला लेके एरीज के मुँह पे आता है। एरीज कहता है कि मैं कभी भी जो हूँ अनार्म्ड होता ही नहीं हूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि आरकेडी और ट्रेविस दोनों ही गिर चुके हैं, मैक्स अब बताओ हम यहाँ पे क्या करें, अगर हमें यहाँ पे कुछ करना है तो हम सिर्फ बॉस की मदद कर सकते हैं, तो क्या तुम इनको यहाँ पे होल्ड करके रखोगे? तो कहता है कि बिल्कुल तुम जाओ और एरीज की मदद करो, मैं यहाँ पे इनको होल्ड करके रखता हूँ।
तो कहता है कि इसको मैं रोकूँ तो आखिरकार कैसे रोकूँ, मतलब मैं अपना पूरा मैगजीन भी खाली कर दूँ उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। और कहता है कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल से एक चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें बहुत पहले ही सिखाई गई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कुछ ग्रेनेड्स को खोलता है और उनकी तरफ फेंक रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मैक्स यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी होती हैं। लेकिन यहीं पे जो उसने फ्लैश बैंग्स फेंके थे वहाँ से एक ज़ोरदार धमाका होता है और वो कहता है कि मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि हरकुलिस ने भी आज तक एरीज को 2 बार धमाके से नहीं उड़ाया होगा जिस तरह मैंने उड़ाया है। कहीं पे मैक्स और आर्केडी की तरफ वो देख लेता है और अपना भाला खींच के फेंकता है और इसके जरिए हम देखते हैं कि उसके सीने में आर पार हो जाती है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन वहीं पे एरीज उठता है और कहता है कि तुमने अपना भाला अपने से दूर कर दिया, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी यही मिस्टेक थी, ये तुम्हारा एडवांटेज था जिसके जरिए तुम अब तक मुझ पे भारी पड़ रहे थे। तो अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो अब क्या तुम मुझसे हाथों से लड़ोगे? और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ आता है उसको मारने के लिए, लेकिन एरीज उसकी गर्दन अपने हाथों के अंदर पकड़ता है और कहता है एक और मिस्टेक, एक ह्यूमन फिस्ट ही काफ़ी है मेरे लिए तुम जैसों का काम खत्म करने के लिए, और तुम्हारे केस के अंदर 2 काफ़ी होंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम मेरे पास निहत्ते ही चले आए, तुम्हें अपने वेपन के लिए छलांग लगानी चाहिए थी, लेकिन तुम मेरे से ऐसे ही लड़ने आ गए। नहीं केनोस, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुमने ये काम आधे सेकंड पहले किया होता तो शायद तुम मेरी ग्रिप छुड़वा पाते, लेकिन अब मेरी ग्रिप वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है। क्या तुम देख रहे हो कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मेरे हाथों के दरमियान से तुम नहीं निकल सकते हो। और इस समय देखते हैं कि केनोस का यहाँ पे दम निकल रहा होता है, मतलब वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी यहाँ पे एरीज के हाथों से नहीं निकल पा रहा होता है। और वो वहीं पे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना केनोस, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी थी तुम्हें समझाने की। और इस तरह केनोस वहाँ पे मर जाता है और एरीज वहाँ पे देखता है कि सारे के सारे लोग उसके खड़े हुए उसको तमाशा देख रहे होते हैं और उसके अपने लोग भी वो सब के सब मर चुके हैं। और वहीं पे एरीज बोलता है कि शायद मुझे तुम लोगों को बेहतर तरीके से सिखाना चाहिए था। लेकिन यहीं से हम शिफ्ट होते हैं 25 मिनट के बाद, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो यहाँ पे पहुँच गया होता है क्योंकि उसको एरीज का जो है SOS मैसेज मिल गया होगा। हाँ मैं कंफर्म करता हूँ, मैंने उसको ढूंढ लिया है और जो कुछ भी बचा कुचा उसकी टीम का था। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे ऐसे ही चले आए बिना किसी को कुछ बताए, तुम इसीलिए तुम्हारे पास एक अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए सबके बारे में एरीज, क्योंकि मैं ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हूँ। लेकिन एरीज बोलता है कि ऑसबॉर्न तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो कि मुझसे इस तरह से बात कर सकता है और वो मैं खुद हूँ, शीशे में अपने सामने खड़े होके। मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ, डैम इट, तुम अपने आप को समझते क्या हो? लेकिन एरीज उसको कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी आंखों से घूर घूर के देखता है और उसका घूरना ही काफ़ी होता है कि ऑसबॉर्न का सूसू निकल जाता है उसके आर्मर के अंदर और बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास कंप्लेन करने के लिए अब कुछ भी नहीं है क्योंकि तुमने ही मुझसे कहा था कि इन लोगों को सिखाओ कि गॉड ऑफ वॉर क्या है, उसके तौर तरीके, और अब वो जान चुके हैं कि गॉड ऑफ वॉर के साथ ट्रेन होना वो क्या होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एरीज गॉड ऑफ वॉर जो है यहाँ पे खोपड़ियों के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसका बेटा और उसकी पूरी टीम की लाशें उसके सामने बिखरी पड़ी होती हैं। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारी जो है एरीज की सीरीज का एंड होता है और आपने देखा होगा कि इस सीरीज को कितनी खूबसूरती के साथ एंड किया गया है। मतलब जब एरीज ने एक टीम को बनाने का फैसला करा तो सबसे पहले तो उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, सब कुछ उसने चेंज कर दिया। लेकिन आपको पता है कि एक गॉड के साथ किसी इंसान का रहना ये आम बात नहीं है, चाहे वो कितना ही ज़्यादा ट्रेन क्यों ना हो, क्योंकि जब एक गॉड का दूसरे गॉड से मुकाबला होगा तो एक मोडल उसकी नज़र में कुछ भी नहीं होता है। और यही लेसन हमें इस कॉमिक के अंदर दिया गया है कि अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इस तरह की गलती दोबारा करी कि एरीज के साथ एक और टीम को भेजने का फैसला करा तो उसका भी यही हाल होगा, क्योंकि एरीज को पता है कि उसको किस तरह से बचना है, लेकिन दूसरों को कैसे बचाना है इस मामले में वो अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो हमेशा से अकेले ही काम करता है जैसे बैटमैन करता है। और इस सीरीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें एरीज के एक बहुत पुराने बेटे को दिखाया गया है जिसको हरकुलिस ने मार दिया था। अब कुछ लोग सवाल कर रहे थे कमेंट के अंदर कि हरकुलिस ने इसको कब मारा, तो दरअसल ये पुरानी मिथोलॉजी की कहानी है जो कि ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर पाई जाती है। और एरीज और हरकुलिस की सीरीज़ को दिखाने का मकसद यही होता है कि हमें पुरानी मिथोलॉजी से कनेक्ट किया जाए और उनको मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मॉडर्नाइज करके हमारे साथ शेयर किया जाए ताकि नए रीडर्स इस बात को जान सकें। सो गाइस आई होप कि आपको एरीज की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मुझे तो ये लिटरली एरीज की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। एक यूनिक वे में हमने एरीज को देखा, मतलब बिल्कुल ही वॉरियर के रूप में, एक नट्स रूप में, और हमने देखा कि एरीज ने किस तरह से अपने बेटे की जान यहाँ पे ले ली है। और इससे ये साबित होता है कि एरीज जो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर कैरेक्टर है, लेकिन अफसोस के साथ मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर्स की तरह ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा इसके बाद एरीज की कोई और लिमिटेड सीरीज़ इसके बाद से आज तक नहीं आई है और ये सीरीज़ 2009 या 2010 के अंदर आई थी। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एरीज कितना ज़्यादा अंडररेटेड है। अगर मार्वल चाहता तो थॉर की तरह और दूसरे कैरेक्टर्स की तरह इसके स्टैंडअलोन कॉमिक्स निकालता, बड़े बड़े इश्यूज़ निकालता, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई होप कि मार्वल फ्यूचर के अंदर जो एरीज के कैरेक्टर को उसी तरीके से इस्तेमाल करे जिस तरह ब्रायन माइकल बेंडिस ने अपनी इस पूरी के पूरे रन के अंदर इसको किया है। लेकिन अभी हमें ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरीज अभी भी डार्क रेन के अंदर बचा हुआ है और आगे उसके अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाले हैं, खासकर अगर हम सीज के इवेंट की बात करें। सो गाइस अगर आप एरीज के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का एक कैरेक्टर है जो एरीज गॉड ऑफ वॉर है।
जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। और अगर इस वीडियो के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है आपके पास तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।